ठीक है, देखो आवोगाद्रो एक वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने ये नियम दिया था, इसीलिए इनका नाम पड़ गया, इस नियम का नाम पड़ गया आवोगाद्रो का नियम। 1811 में ये नियम प्रतिपादित किया था आवोगाद्रो ने। क्या कहा था ये देखो, ताप और दाब समान होने चाहिए, क्योंकि गैसों पर ताप और दाब का बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है। ताप ज्यादा करते हो तो अणु दूर दूर जाते हैं, यानी कम आयतन जो गैस घेर रही होगी, ताप बढ़ा दोगे तो वो ज्यादा आयतन घेरने लगती है, अणुओं की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं समान ताप और दाब पर। ठीक है, ताप और दाब यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या रखने हैं, स्थिर रखने हैं, ये कंडीशन है इनकी, ताप और दाब स्थिर रखने हैं। तब उन्होंने देखा, एक्सपेरिमेंट किया कि सभी गैसों, चाहे वो गैस हाइड्रोजन हो, चाहे वो गैस नाइट्रोजन हो, चाहे वो गैस ऑक्सीजन हो, है ना, चाहे वो गैस हीलियम हो, नियोन हो, कोई सी भी गैस हो, सभी गैस, गैस के लिए कह रहा है ये, सभी गैसों के समान आयतन में, मान लो गैस आपने ले ली 22.4 लीटर या 1 लीटर 2 लीटर कितनी भी, इन्होंने 22.4 लीटर पर प्रयोग किया था। सभी गैसों के समान आयतन में, गैसों का आयतन कैसा लेना है, समान लेना है, एक जैसा, चाहे वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोई सी भी हो, समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। जैसे गैस का आयतन समान लोगे, 1 लीटर लोगे तो उसमें अणु मान लो 10 निकले, तो सभी गैसों के 10 ही अणु होंगे 1 लीटर में। ऐसा नहीं होगा कि आपने हाइड्रोजन ली तो 12 अणु हो जाएंगे, नाइट्रोजन ली तो 15 अणु हो जाएंगे। यदि आयतन समान है तो अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 1 दर्जन में कितनी चीजें, चाहे वो आम हो, चाहे सेब हो, चाहे पेंसिल हो, कितनी होंगी, 12 होंगी कि नहीं, यानी एक दर्जन में हमेशा कितनी चीजें होंगी, 12। ऐसे ही उन्होंने कहा कि इतने लीटर में 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या फिक्स कर दी, 6.022 10⁻23 अणु होंगे। कितने अणु निकाले उन्होंने, इतने लीटर में इतने अणु होंगे। और ये जो लीटर का मान है, ये था 1 मोल का मान। 1 मोल, 1 मोल मतलब जैसे हम कहते हैं कि 1 दर्जन में कितनी चीजें, वैसे ही उन्होंने कह दिया कि 1 मोल में गैस इतना आयतन घेरती है और 1 मोल में इतने अणु पाए जाते हैं। हमेशा ये याद रखना कि किसी भी गैस के, वैसे तो किसी भी पदार्थ के सोचो, ये तो गैस की बात चल रही है, मैं पदार्थ की भी बताऊं तो 1 मोल में हमेशा इतने अणु होते हैं। लेकिन गैस की बात करूं तो लीटर में आयतन निकालना पड़ेगा। 1 मोल में गैस का आयतन इतना होता है, किसी भी गैस का आयतन, 1 मोल गैस लोगे तो इतना आयतन घेरेगी, और इतने आयतन में अणुओं की संख्या ये होती है हमेशा 6.022 10⁻23। तो अब देखो इससे क्या सिद्ध हो गया, गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या हमेशा समान होती है। यदि इतना आयतन लोगे तो इतने अणु। अच्छा, मैं तुमसे कहूं कि मुझे बताओ 11.2 लीटर में गैस के कितने अणु होंगे, तो तुम कहोगे सर तुमने लीटर में आयतन कम कर दिया, हम अणुओं की संख्या को आधा कर देते हैं, ये आधा कर दिया, ये भी आधा कर दो, इसमें 2 का भाग दे दो, अणुओं की संख्या आ जाएगी। कुल मिला के ये है, एक्सपेरिमेंट से ऐसा देखा गया कि समान ताप और दाब पर किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। देखो यहाँ देखो, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में, समान आयतन मतलब 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर जो भी आप लोगे, सभी गैसों का आयतन आप समान लेना, समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इस चीज को मैं आगे जाके सिद्ध करूंगा यूनिट नंबर 5 में, क्योंकि ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 में ऐसे दिया हुआ है कि सिद्ध करो कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये चीज मुझे सिद्ध करनी है, तो मैं वहां जाके आपको ये सिद्ध करूंगा। अभी फिलहाल सिर्फ नियम नियम पढ़ रहे हैं। देखो एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, एनटीपी। एनटीपी का मतलब होता है बच्चों नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। एन का मतलब होता है नॉर्मल, और टी का मतलब होता है टेम्परेचर, और पी का मतलब होता है प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप दाब पर, सामान्य ताप स्टैंडर्ड है ना,
किसी गैस के 22.4 लीटर में, ऐसा एक्सपेरिमेंट से देखा कि 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या हमेशा 6.022 10⁻23 होती है, जिसे आवोगाद्रो संख्या यानी कि कैपिटल एन और कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ए सफिक्स में लगा हुआ है, इस ए को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, है तो कैपिटल ई, यदि मैं एन ए लिख देता तो तुम सोडियम समझते, इसीलिए मैंने क्या लिखा है कैपिटल ए और कैपिटल एन, इससे प्रदर्शित करते हैं। इस चीज को याद रखना, हमेशा कोई पूछे कि एक मोल में कितने अणु होते हैं, कितने कण पाए जाते हैं, तो किसी को भी बता देना कि एक मोल में, चाहे वो कोई सी भी गैस हो, कोई सा भी पदार्थ हो, हमेशा अणुओं की संख्या 6.022 10⁻23 होती है। याद रहेगी ये वैल्यू बच्चों, 6.022 10⁻23 होती है। बताओ याद रहेगी? हाँ, जब तुम एक दर्जन में 12 चीजें याद रख सकते हो, ये भी तो तुमने याद ही की थी ना कि एक दर्जन में कितनी चीजें मानी जाती हैं, 12। ऐसे ही ये एक मोल में या केमिस्ट्री में कितने कण पाए जाते हैं, ये भी एक्सपेरिमेंट से देखा तो उनको इतने कण मिले, चाहे वो गैस हो चाहे कुछ भी हो। और बाद में ये भी देखा कि यदि कोई गैस है तो उसका आयतन यदि 22.4 लीटर ले लिया जाए तो उसके इसके अणु के बराबर हो जाते हैं, यानी इतने लीटर में इतने अणु पाए जाते हैं, और इतने अणु को हम क्या बोलते हैं, एक मोल संख्या का मान है। ये अणु क्या है, एक मोल संख्या का मान है, यानी कि मैं लिख देता हूं एक मोल बराबर होते हैं 6.022 10⁻23 कण। कण माने वो कण अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, अणु परमाणु, या आयन भी हो सकते हैं, आयन सोडियम आयन वगैरह, है ना, एक मोल का मान है। और 22.4 लीटर में, किसी भी गैस के 22.4 लीटर में भी कितने कण पाए जाते हैं, 0.22 10⁻23 कण, चाहे वो कोई सी भी गैस हो। तो सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या हमेशा कितनी मिलती है, इतनी मिलती है। ठीक है, यही इनका नियम था, आगे जाके अपन इसको सिद्ध भी करेंगे। दो चीजें हमने इस नियम से सीखी कि एक तो हम एवोगैड्रो संख्या का मान याद रख लिए 6.022 10⁻23, और दूसरा हमें ये पता चल गया कि संख्या को हम क्या बोलते हैं, एक मोल कहते हैं। इस ये मान किसका है, एक मोल का मान है। ठीक है, जैसे 12 चीजों को हम एक दर्जन कह सकते हैं, वैसे ही इतने अणुओं को हम एक मोल कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा नियम। ठीक है, आगे जाके हम इसको प्रूव भी करेंगे। अब कुछ डाल्टन के अवधारणाएं पढ़ लेते हैं। डाल्टन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणु के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। परमाणु कैसा होता है, परमाणु से अणु कैसे बनते हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई थी। ठीक है, कुछ दोष भी थे, लेकिन दोष तो मैंने कहा तुमसे कि हर चीज में पाए जाते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें दोष ना हो, है ना। खोज होगी, कुछ न कुछ दोष भी होंगे उसमें। ठीक, चलिए क्वेश्चन ये है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा, यानी डाल्टन की अवधारणा है। ठीक है, फर्स्ट, पहली अवधारणा डाल्टन की देखो बच्चों क्या थी, द्रव्य बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहली अवधारणा थी, जैसे कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मैं तुमसे कहूँ ये पेन है, तो पेन भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य माने होता है, द्रव नहीं, द्रव्य माने होता है कोई भी पदार्थ। जैसे ये पेन है, ये किसी न किसी कणों से तो मिलकर बना होगा, तो जो पदार्थ है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सही बात है कि बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। मिलकर बना होता है, जिन्हें
परमाणु कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। परमाणु किन्हें कहते हैं? द्रव्य के जो छोटे छोटे कण होते हैं, सबसे छोटे से छोटा कण जो होता है वो परमाणु कहलाता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? हाँ, दूसरा देखो, परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है, परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है, परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब परमाणु बन जाते हैं। नष्ट, परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, लेकिन परमाणु तो बनाए जा सकते हैं। तुमने देखे होंगे, कृत्रिम खोज हो रही है नए नए तत्वों की, यानी कि परमाणु कृत्रिम संश्लेषित हो सकते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये अवधारणा बेटा बहुत पुरानी है। उस समय इनको ऐसा लगा कि परमाणु न नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है, न इसे बना सकते हैं न ये नष्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, उत्पन्न तो हो सकता है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी, वही मैं कह रहा था, कुछ अवधारणाएं गलत साबित हो जाती हैं। अवधारणा है, कोई नियम थोड़ी ना है, वो तो अवधारणा है, विचार है उनके, क्या क्या उन्होंने कहा। तीसरा, परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, सभी गुण पाए जाते हैं। देख लो, कोई भी पदार्थ है उसमें, परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं कि ये प्लास्टिक है और इसके अंदर छोटे छोटे जो, ये पूरा पदार्थ है, इसमें छोटे छोटे जो कण होंगे जिनसे ये मिलकर बना है, उस एक कण का भी गुण किससे मिलेगा? इस पदार्थ से मिलेगा। ऐसे मैंने एल्यूमिनियम की ये टुकड़ा ले लिया, ठीक है, ये पूरा एक पदार्थ है एल्यूमिनियम का। अब इसका बहुत सारे टुकड़े कर दिए, बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत सारे, तो उसका जो एक परमाणु होगा, ऐसा परमाणु बिल्कुल छोटा कण, उसका गुण भी इस पूरे एल्यूमिनियम के टुकड़े के गुण से मिलेगा। क्योंकि जो ये टुकड़ा गुण दर्शा रहा है पूरा पदार्थ, वही इसका एक परमाणु गुण दर्शाएगा। ऐसा ये कह रहा है कि परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, यानी इस पदार्थ में जो भी गुण होंगे, जैसे ये एल्यूमिनियम में क्या है, विद्युत की सुचालक होती है, तो पदार्थ का एक कण भी होगा ना, वो भी विद्युत का सुचालक ही होगा, है ना। तो वो यही कहना चाह रहा है कि पदार्थ में जो भी गुण होंगे वो उसके परमाणु में गुण पाए जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं, वो तो हम जानते हैं कि यदि पदार्थ उसी से बना है तो उसके अंदर जो परमाणु होंगे वो गुण किससे मिलेंगे? उस पदार्थ के गुणों से ही मैच करते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, आकार, आकृति, आकार कौमा आकृति तथा द्रव्यमान में, तथा द्रव्यमान, आकार आकृति तथा द्रव्यमान में किसी तत्व के सारे परमाणु एक समान होते हैं। आकार आकृति और द्रव्यमान में किसी तत्व के सारे परमाणु एक समान होते हैं। यानी कि जैसे मैं कहूं कि इसके अंदर जो एल्यूमिनियम का पूरा टुकड़ा था, ये पदार्थ था, इसमें जो एक कण छोटा सा, उसका आकार आकृति और द्रव्यमान में सभी एक समान होंगे। ऐसा नहीं है कि एक आकार में गोल होगा, एक कुछ और होगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी होंगे सब आकार आकृति और द्रव्यमान में एक समान होते हैं। सभी तत्वों के सारे परमाणु एक समान होते हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम का टुकड़ा हो, चाहे वो किसी का भी हो। सभी तत्वों के आकार आकृति और द्रव्यमान में परमाणु एक समान होते हैं। समझ में आ गया? आकार आकृति द्रव्यमान में किसी तत्व के सारे परमाणु, किसी तत्व के सारे परमाणु, सभी परमाणु, किसी तत्व के सभी परमाणु आकार आकृति द्रव्यमान में किसी भी तत्व के सारे परमाणु कैसे होंगे बच्चों?
एक समान होंगे, एक समान होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। आकार, आकृति, द्रव्यमान में किसी तत्व के सारे परमाणु, जैसे मैंने एल्यूमिनियम की कहा, आप गोल्ड ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, उसका एक परमाणु भी आकार, आकृति, द्रव्यमान में एक समान होंगे। पांचवा देखो, परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा कण होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्य यानी कि पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। जैसे ये कोई पदार्थ है और इसके इतने टुकड़े कर दो बहुत सारे कि सबसे छोटा परमाणु बन जाए, जैसे मान लो ये, इससे ज़्यादा टुकड़ा नहीं हो सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, इस पूरे पदार्थ का परमाणु। और ये रासायनिक क्रिया में हमेशा भाग लेता है, क्योंकि परमाणु स्वतंत्र नहीं होते, ये हमेशा क्रियाशील होते हैं, क्रिया करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कभी भी ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, हमेशा क्रियाशील रहते हैं। स्थायी नहीं है ना, या तो इलेक्ट्रॉन देने होंगे इसको या फिर इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। स्थायी तभी होंगे जब इनका अष्टक पूर्ण होगा, और अष्टक पूर्ण करने के लिए ही ये सारे काम करते रहते हैं। ठीक है, अब 6 नंबर, परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करते हैं। परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं, अभी समझाता हूं, पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करते हैं। पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करते हैं। देखो ध्यान से, क्या है, परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करते हैं। सरल अनुपात मतलब 1:2:1। जैसे मान लो मैं कोई परमाणु आपको दूं तो वो छोटी छोटी संख्याओं को पूर्ण रूप से पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा H और Cl, J और J दोनों एक दूसरे से पूर्ण संख्या में संयोग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आधा हाइड्रोजन और 1.25 क्लोरीन, ऐसा नहीं। एक अणु ये है तो या तो ये 2 अणु होंगे या एक होगा, यानी कि एक ये और एक ये मिलके दोनों क्या बनाएंगे, HCl। तो बताओ इन दोनों परमाणुओं में पूर्ण संख्याओं का कैसा अनुपात है, 1:1 है, यानी इसके भी एक इसका भी एक। ऐसे ही जल है H2O, तो अब देखो इसमें कितने का अनुपात है, 2:1। ये एक परमाणु और ये 2 मिलके क्या हो गए, 2:1। इस तरह से ये कह रहा है कि परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में ही संयोग करते हैं। ठीक है, ये इनकी अवधारणाएं थी। अवधारणाओं का मतलब आप समझ गए होंगे, इनके विचार थे, इनको याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं कि द्रव्य माने पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों, और दूसरा क्या है, परमाणु को न तो नष्ट कर सकते हैं न उत्पन्न कर सकते हैं, तो उत्पन्न तो हो जाते हैं। ठीक है, परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। आकार, आकृति, द्रव्यमान में किसी तत्व के सारे परमाणु एक समान होते हैं। परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, और परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में ही संयोग करता है, यानी कि मिलता है। समझ में आ गया बच्चों जी डाल्टन की अवधारणाएं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां या फिर सीमाएं। तो कमियां क्या थी डाल्टन की, मैंने बताया कमियां तो होती हैं, कुछ न कुछ कमी तो रहती है। तो पहली कमी देखो, इन्होंने कहा कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का आपस में संयोग करके यौगिक का बनना
इस सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं होता। दिख रहा है, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का आपस में संयोग करके यौगिक का बनना इस सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं होता। जैसे अलग अलग तत्व, मतलब इन्होंने ये नहीं बताया, जैसे मैं आपको अलग अलग तत्व लेके बताऊं, मान लो HCl ही ले लूं, चलो HCl, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का आपस में संयोग, यानी इन दोनों का आपस में संयोग करके यौगिक का बनना, इससे यौगिक बनेगा HCl, माना हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl बनाते हैं, ठीक है। तो इनका बनना इस सिद्धांत से स्पष्ट नहीं होता, माने इन्होंने ये नहीं समझाया कि अलग अलग तत्व आपस में, अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर यौगिक कैसे बनाते हैं। ये यौगिक है, इसको अणु भी बोलते हैं, ये क्या है, परमाणु है। ये हाइड्रोजन परमाणु है और ये क्लोरीन परमाणु है। परमाणुओं से यौगिक कैसे बनते हैं, सीधी बात ये है, ये इन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये चीज मैं तुम्हें बताता हूं कि परमाणु से अणु कैसे बनते हैं। डाल्टन साहब उस समय नहीं बता पाए थे, ठीक है। देखो मैं कैसे बताता हूं। ये हाइड्रोजन है, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया। ये क्लोरीन है 17, पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और तीसरे कोश में कितने बचते हैं बच्चों, 7। टोटल 17 है, 2 8 10 और 7 17, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो आप सोचो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। हमेशा कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, या फिर अपनी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे जिसकी तीसरी कक्षा में या तो 8 हो जाए या 18 हो जाए, कोई परमाणु चाहता है इसकी एक कक्षा होके उसके पूरे 2 हो जाए, है ना। 2 पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई छोटा परमाणु होगा वो चाहेगा कि मेरे 2 पूरे हो जाए, थोड़ा इससे बड़ा होगा वो चाहेगा मेरे 8 पूरे हो जाए, और बड़ा होगा वो चाहेगा 18 हो जाए। फिर भी कोई ये चाहे कि 18 नहीं हो पा रहे हैं तो वो सोचेगा कि मेरे 8 ही पूरे हो जाए, भले ही वो बड़ा परमाणु है, लेकिन वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। हर परमाणु स्थायी होना चाहता है। ऐसे ही हाइड्रोजन पे इसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में कितने होते हैं बाहरी कोश में, 2 8 और 7, बाहरी कोश में कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये क्लोरीन चाहता है कि काश मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन और होता तो मेरा अष्टक पूर्ण हो जाता और मैं स्थायी हो जाता, लेकिन इसके पास तो नहीं है। तो ये इसके पास जाएगा, बोले यार साझेदारी कर लो। साझेदारी समझते हो, बराबर की साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप, है ना। जे इससे पार्टनरशिप करने जाता है तो कहता है यार 1 इलेक्ट्रॉन मुझे अपना यूज करने दे। ये इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिया, तो ये कहता है कि तूने मेरा किया मैं तेरा यूज करूंगा। तो लो, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, पार्टनरशिप कर ली। एक इसने आगे बढ़ाया, एक इसने आगे बढ़ाया, और बोला अब इन दोनों पर हमारा दोनों का अधिकार है, इसका भी है और इसका भी है, और ये दोनों एक दूसरे से बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। इसी चीज को डाल्टन साहब उस समय नहीं समझा पाए थे, पर कोई बात नहीं है, तुम तो अब समझ गए कि अलग अलग तत्वों के परमाणु किस तरह से यौगिक बनाते हैं। बोलो ये चीज समझ में आई क्या। हाँ, ये तो मैंने एक यौगिक बताया, अभी ऐसे मैं हजारों बताऊंगा। यूनिट आएगी आगे जाके 4th यूनिट, उस 4th यूनिट में ये रासायनिक आबंध नहीं है, पूरी यूनिट का नाम है रासायनिक बंध, आबंध। तो बंध ही बंध पढ़ने हैं उसमें, तो ये तो मैंने एक बताया, बहुत सारे अपन पढ़ेंगे, लेकिन उसमें बोर बड़ी व्याख्या जरूर लगती है, इसीलिए मैंने तुम्हें 2nd यूनिट पहले ही पढ़ा रखी है। जिसकी भी ये छुट्टी होगी उसे ये 2nd यूनिट पढ़नी ही पड़ेगी। यदि ये 2nd यूनिट नहीं पढ़ेगा बच्चा तो उसको 4th यूनिट बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ठीक है। फर्स्ट भी कम आएगी। देखो जिस जो ये जानता ही नहीं 2 8 18, तो वो उसे फर्स्ट में यहाँ दिक्कत आएगी क्या नहीं समझने में, और भी आगे बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए 2nd पढ़ लेना चाहिए, तो वीडियो ले लेना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। पहला हो गया पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा है, किसी अणु में परमाणुओं के मध्य बंधन बलों की व्याख्या न कर पाना। बंधन बल का मतलब क्या होता है, किसी अणु में परमाणुओं के मध्य, जैसे अभी हमने बंधन बल बनाए थे, देखो बंध, इसके और इसके बीच में ये बंध बनाया था, जो ये बंध बनाया था इसी को बोलते हैं बंधन बलों की व्याख्या करना। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच कितने बंध हैं, एक,
यदि मैं जल के बीच बनाऊं, जल H2O, तो देखो कितने बंध बनेंगे। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बच्चों हमेशा बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। देखो 2 2 4 और 2 6, ठीक। और कितने हो गए? 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन रखता है अपने बाहरी कोश में? 1 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो देखो इस ऑक्सीजन को अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए? 2 2 4 और 2 6 तो खुद के ही चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजनों से ले लेता है। तो ये हाइड्रोजन भी कम नहीं पड़ते, ये भी ऑक्सीजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ले ले, एक इसने, और ये आपस में बंध द्वारा जुड़ गए। तो कैसा दिखने लगता है जल हमें? H और H, ऐसा हो गया, ठीक है। तो बंधन बल क्या होते हैं? ये बंध बन गया, देखो एक बंध यहाँ बन गया, एक बंध यहाँ। यानी मैं तुमसे कहूँ जल के अणु में कितने बंध बनते हैं, तो ऑक्सीजन से 2 बंध बनते हैं, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन उधर। तो इन्हीं की व्याख्या ये डाल्टन साहब नहीं कर पाए थे उस समय, ठीक है, जिनकी व्याख्या आज मैं आपको कर रहा हूं। तीसरी कमी थी गेलू-शेक के नियम की व्याख्या न कर पाना। ये गेलू-शेक के नियम की व्याख्या पहले डाल्टन कर रहे थे, ये नहीं कर पाए थे। फिर गेलू-शेक आए और उन्होंने बताया समान ताप और दाब पर जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो वो एक सरल अनुपात में होती हैं, और बनने वाला उत्पाद भी यदि गैसीय हो तो वो भी उनके साथ सरल अनुपात में होती है। ये नियम था। चौथा, इस सिद्धांत द्वारा अणु तथा परमाणु के बीच अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सका कि अणु क्या होते हैं और परमाणु क्या होते हैं। अणु और परमाणु में अंतर डाल्टन साहब नहीं कर पाए थे, जो अभी तुम पढ़ने वाले हो। अणु और परमाणु, अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल, अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल, और परमाणु को बोलते हैं एटम, ठीक है। परमाणु को क्या बोलते हैं? एटम। इस अंतर को डाल्टन साहब उस समय डिफाइन नहीं कर पाए थे, जिसे तुम अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर बाद में किसी वैज्ञानिक ने डिफाइन किया, उनका नाम हालांकि नहीं दिया है कि किस वैज्ञानिक ने किया, लेकिन अणु परमाणु में जो डिफरेंस है वो किसी न किसी वैज्ञानिक ने तो दिया ही होगा, ठीक है। आज मैं देखो तुम्हें ये पढ़ाता हूं कि अणु परमाणु में क्या डिफरेंस होता है। देखो, यह किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है, यह किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। देखो इधर, यह किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। मतलब एक तो छोटा कण है, ये बहुत सूक्ष्मतम कण है, और ये रासायनिक क्रिया में भी भाग लेता है, स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है। यानी ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ऐसा क्या है कि ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जबकि परमाणु यह किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है, ये भी छोटा सा कण है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। छोटा कण ये भी है, छोटा कण ये भी है, पर ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, जबकि ये रहता है। अब देखो मैं अणु और परमाणु में अंतर बताता हूँ। ये ऑक्सीजन एक परमाणु है जिसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 6। मैंने बताया है ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, 2 और 6, ठीक है। ये बाहरी कोश में 6 है। हमेशा ऑक्सीजन ये चाहेगा कि मेरा क्या हो जाए? अष्टक पूर्ण हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, जिससे मैं स्थायी हो जाऊं। सब चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके पास एक बंगला हो, एक गाड़ी हो, गाड़ी घोड़ा हो, है ना, रहने के लिए। ऐसे ही ये भी चाहता है कि इसके पास अष्टक पूर्ण हो, जिससे ये स्थायी हो जाए। तो हमेशा ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, ये चाहेगा क्रिया करना। किससे? किसी ऐसे परमाणु से जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सके, या तो परमानेंट दे दे या साझेदारी भी कर ले तो भी चलेगा। तो देखो ये तो परमाणु है। अब अणु में क्या होता है? यही परमाणु, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी दूसरे परमाणु या तो अपने जैसे से ही क्रिया करेगा, कहेगा आओ भाई, दोनों भाई भाई हैं, तुझे भी 2 चाहिए, मुझे भी 2 चाहिए, आओ दोनों मिलकर साझेदारी करें।
दोनों ने साझेदारी कर ली, डबल बॉन्ड से जुड़ गए और इसी को हम बोलते हैं O2। ऑक्सीजन जिसे तुम ग्रहण करते हो वो O नहीं होता, वो O2 होता है। हम अणु के रूप में लेते हैं क्योंकि O तो रहता ही नहीं, ये तो तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे अणु से मिलके ऑक्सीजन O2। यानी प्रकृति में आपको O नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, O2 के रूप में मिलेगा। तो स्वतंत्र कौन हुआ, ये हुआ। ये तो स्वतंत्र नहीं रहता, ये तो हमेशा क्या चाहता है, क्रिया करना चाहता है, क्रियाशील रहता है। और जैसे इसकी क्रिया हो गई तो वो परमाणु से क्या बन जाता है, अणु बन जाता है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि यह किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जबकि परमाणु है तो सूक्ष्मतम कण लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। बोलो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया क्या इसका? हाँ, सेकंड पॉइंट देखो, अब तुम्हारे सामने स्क्रीन चल रही है, उस पर भी देख सकते हो। यह किसी रासायनिक क्रिया में प्रायः भाग नहीं लेता। देखो, यह किसी रासायनिक क्रिया में प्रायः भाग नहीं लेता। प्रायः का मतलब ये है कि ये अपने आप ऐसे ही भाग नहीं लेता। ऑक्सीजन है तो ऐसी क्रिया नहीं करती, क्रिया करानी पड़ती है, इसीलिए क्रिया करेगा पर ऐसे ही नहीं करेगा कि पड़ा पड़ा क्रिया कर ले, लेकिन ये रासायनिक क्रिया करने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा तैयार रहता है। इसको क्रिया कराने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्रिया करने के लिए तैयार है। यानी यह किसी रासायनिक क्रिया में प्राय भाग नहीं लेता, जबकि यह क्रिया में भाग लेता है। तीसरा, यह रासायनिक क्रिया में विभाजित होता है। यानी कि इसको यदि मैं गर्म कर दूं O2 को तो ये O और O में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इसको हम तोड़ सकते हैं, अणु को दो भागों में तोड़ सकते हैं, लेकिन परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। यही लिखा है कि रासायनिक क्रिया में विभाजित होता है, जबकि ये रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता। ठीक है, अच्छा, यह एक या एक से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। या तो अकेला हो या एक से अधिक परमाणु हो तो उनके संयोग से बनता है, जबकि किसी तत्व के सभी परमाणु, यानी इसमें सभी परमाणु एक समान होते हैं। यानी कि बहुत सारे परमाणु होंगे तो एक तत्व का निर्माण हो जाता है। जैसे मैं कहूँ एल्यूमिनियम के टुकड़े का निर्माण कैसे हुआ, बहुत सारे परमाणुओं के मिलने से हुआ था। जबकि अणु का निर्माण या तो एक परमाणु हो या एक से अधिक हो। जैसे कई परमाणु ऐसे हैं, जैसे हीलियम गैस है, ये अकेली रहती है, ये किसी से क्रिया नहीं करती, ये खुद परमाणु भी है और खुद अणु भी है। यानी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो परमाणविक अवस्था में भी रहते हैं और वो आणविक अवस्था, यानी कि उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे तत्वों को एक परमाणुक अणु। इसको हम क्या बोलेंगे, एक परमाणु, यानी एक परमाणु से मिलकर बना हुआ अणु, एक परमाणुक अणु। कुछ ऐसे होते हैं जो दो परमाणु, जैसे ऑक्सीजन दो परमाणु अणु होती है, नाइट्रोजन भी दो परमाणु अणु होती है। तो ये अपन को रटनी नहीं है, ये धीरे धीरे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएंगी कि कौन एक परमाणु को होती है, कौन दो परमाणु को होती है। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये बना रही है, देख लो, ओ के साथ डबल बॉन्ड बनाती है। क्यों बनाती है डबल, सिंगल से क्यों नहीं काम चलाती? क्योंकि सिंगल से उसका अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा। हाँ, दो एटम ले रहा है, इसीलिए। जैसे हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाती है, तुमने देखी होगी, हमेशा हाइड्रोजन पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो किसी के भी साथ जुड़ेगी, चाहे वो कोई भी परमाणु हो। ऑक्सीजन भी होगा ना तो भी हाइड्रोजन एक ही बंध बनाएगी, लेकिन ऑक्सीजन अभी संतुष्ट नहीं है, उसे एक और कोई जुड़ने के लिए चाहिए, तभी तो जल का निर्माण होता है, HOH, H2O। देखो, हाइड्रोजन ने तो एक ही बंध बनाया है, लेकिन ऑक्सीजन ने फिर भी दो ही बनाए हैं, एक इधर एक इधर, यानी कभी ऑक्सीजन एक बंध बना ही नहीं सकती। ठीक है, कुछ ऐसे रेयर केस आएंगे जिनमें ऑक्सीजन को एक बंध बनाना पड़ेगा, तो वो कंडीशन कुछ अलग होंगी, वो मैं बताऊंगा। एक बंध बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा, ठीक है। वैसे बहुत ही कम केस में एक बंध बनाए, क्योंकि एक बंध से वो स्थायी नहीं होता। और तुम बताओ, मैं तुमसे कहूं कि यार स्थायी अस्थायी बनाऊं तुम्हें, जैसे तुम्हें चाहिए रहने के लिए कम से कम एक कमरा, मैं कहूं कि यार किचन ले लो, तो तुम क्या उसको लेना पसंद करोगे? छोटी सी एक किचन ले लो,
खरीद लो मतलब रहने के लिए, तुम ये कहोगे यार लेना तो कम से कम कमरे ही लें, किचन से क्या करेंगे। ऐसे ही ये ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन लेके करेगा क्या, उसके पास 6 थे, एक ले लिया 7 हो गए, क्या हो गया, वो तो स्थायी नहीं हुआ। स्थायी होने के लिए उसे कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और हर परमाणु चाहता है कि वो स्थायी हो जाए। तो वो अणु की अवस्था में कैसा होता है, स्थायी, और परमाणविक अवस्था में अस्थायी। कुछ परमाणु अणु के रूप में पाए जाते हैं वो स्थायी, जैसे हीलियम मैंने बताया, इसके पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के पास 2, तो ये परमाणु तो है ही, और ये एक परमाणुक अणु भी है, यानी कि ये स्थायी अणु है, ये किसी से क्रिया नहीं करता। तुम कहो कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, मैंने तुम्हें बताया होगा निष्क्रिय गैसें होती हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई होगी, हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी। तो ये स्थायी क्यों होती हैं, इसके बाहरी कोश में 2, इसके टोटल कितने होते हैं 10, 2 और 8, बाहरी कोश में कितने 8, इसके 18 होते हैं, तो बाहरी कोश में कितने हुए 2, 8 और 8। बताओ ये किसी से क्रिया करेंगी, इसका पूरा कोश फुल है, ये इसको कुछ नहीं चाहिए, स्थायी है, इसका बाहरी कोश फुल है और अष्टक भी पूर्ण है। अष्टक का नियम भी है कि किसी परमाणु के जब बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो वो क्रिया करना बंद कर देता है। ऐसे ही नियोन कभी किसी से क्रिया नहीं करती। ऑर्गन, इसके बाहरी कोश में 8 है, अष्टक पूर्ण है, भले ही इसके बाहरी कोश में कितने होने चाहिए थे 18, 18 पे तो स्थायी है ही, लेकिन सभी परमाणु अष्टक पूर्ण कर लेते हैं तो भी वो स्थायी हो जाते हैं, ये रूल है, वो किसी से भी क्रिया नहीं करते। ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जब भी किसी परमाणु के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो वो क्रिया नहीं करता। तो ये भी देखो कैसी है क्रिया, ये सारी की सारी गैसें हैं और सबकी सब निष्क्रिय हैं, इनको नाम ही दिया गया है निष्क्रिय गैस, इंग्लिश में लिखा हुआ नोबेल गैस है। मैंने तुम्हें जो आवर्त सारणी दी है उसमें देखना 18वें समूह में ये गैसें दी हुई हैं, सब इकट्ठी दी हुई हैं, क्योंकि इनके गुण एक दूसरे से मिलते हैं। इस आवर्त सारणी को गुणों के आधार पर बांटा गया है, यानी जिसके गुण एक जैसे उनको एक कॉलम में, जिसके गुण थोड़े अलग हैं तो उसको फिर अलग कॉलम में, इस तरह से रखा गया है। तो सभी की सभी निष्क्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया है, जिनका नाम है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। कोई तुमसे पूछे कि बेटा बताओ कि ये निष्क्रिय क्यों है, तो तुम क्या बोलोगे, बताओ। हाँ, इनके अष्टक पूर्ण है, इनकी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है सभी का। ऐसी कोई भी गैस नहीं है जिनका अष्टक पूर्ण न हो, इनमें से सभी गैसों के बाहरी में 3 तो तुम्हें बताई थी, देखो इनका अष्टक पूर्ण नहीं है तो बाहरी कोश फुल है, पहली गैस है। दूसरे, हाँ नहीं करेंगे, ये किसी से क्रिया नहीं करती, हीलियम, नियोन, आर्गन ये किसी से भी क्रिया नहीं करती, अकेली रहती हैं, इनको किसी को तुम जबरदस्ती भी कराओगे ना तो भी ये क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। आगे जाके मैं तुम्हें 12th में पढ़ाऊंगा जीनोन और रेडॉन, ये निष्क्रिय होते हुए भी थोड़ी बहुत क्रिया करती हैं, क्यों समझाइए। ये क्वेश्चन आता है कि ये निष्क्रिय हैं फिर भी ये क्यों क्रिया कर लेती हैं, वो भी कुछ ऐसे गिने चुने तत्वों से, सबसे नहीं करेंगी, कुछ ऐसे तत्वों से जो बहुत ज्यादा ऋण विद्युतीय होते हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं क्रिया कराने के लिए, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये 2 तत्व ऐसे हैं जो निष्क्रिय गैस, वो भी ये वाली निष्क्रिय गैस, ऊपर की इनसे नहीं करेंगे, ये नीचे की जो निष्क्रिय गैस हैं इनसे ये क्रिया कर लेते हैं, जबरदस्ती हम कराते हैं तब। कारण इसका मैं तुम्हें 12th में बताऊंगा, छोटे रूप में बता सकता हूं कि सिर्फ यही क्यों करती हैं, ऊपर की क्यों नहीं कर पाती। इसका कारण ये है बेटा कि जीनोन और रेडॉन बहुत बड़े आकार की गैस हैं, इनका आकार बहुत बड़ा होता है, कक्षाएं ज्यादा होती हैं, आकार बहुत बड़ा होता है, बड़े आकार के कारण इनका नाभिक बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर उतने आकर्षण से जोड़ नहीं पाता, यानी बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन इसके कंट्रोल से बाहर रहते हैं, क्योंकि आकार रहता है बड़ा, और बड़े आकार में नाभिक इनको पकड़ नहीं पाता अच्छे से, इसीलिए बाहरी कोश का अष्टक बिगड़ जाता है और उसमें इलेक्ट्रॉन कभी कभी चले जाते हैं और कभी कभी वो बाहर निकल जाते हैं। ऐसा सिर्फ इन गैसों में ही हो सकता है क्योंकि इनका आकार ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और मैं आगे 12th में इस चीज को क्लियर करूंगा।